गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। अभी ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति वाला ही चैप्टर चल रहा है और मुझे लगता है कि कल तक यह चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट विशेष इसमें डाले गए। अगर आज कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, कल के लिए फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक क्लास होता है। क्लास 2 घंटे पौने 2 घंटे जरूर लेने की कोशिश करेंगे ताकि सिलेबस को भी जल्दी से पूरा किया जा सके। कल तक के क्लास के बारे में अगर कोई डाउट होगा तो सबसे पहले पूछेंगे और उसके बाद फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे समय से, क्योंकि मैं क्लास की शुरुआत कर दूंगा फिर चैट देखना मुश्किल हो जाएगा। प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं, कल की क्लास में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो आज मैं एक नए फिर टॉपिक को शुरू कर दूंगा। और जहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था, तो आज विशेष रूप से दो चीज़ों को हमें देखना होगा। एक ड्रेन ऑफ वेल्थ वाले चैप्टर को देखना होगा और दूसरा जो देखना होगा आपका भारत में भू राजस्व व्यवस्था जो हुई है उसको देखना होगा। जो भू राजस्व व्यवस्था है जनरली उसको संक्षेप में ही पढ़ेंगे, बहुत अधिक यहाँ पर आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन जितनी ज़रूरत है और बातचीत करने के क्रम में अगर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होती है वह तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति की। इसमें आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह यही चल रहा है। टॉपिक है हमारा आज भी यही कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक नीति, चैप्टर नंबर 3 है। और इसी आर्थिक नीति वाले भाग में आज डालेंगे हम लोग धन का यानी संपत्ति का निष्कासन, संपत्ति का निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, संपत्ति का निष्कासन यानी इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाए, यानी धन का निष्कासन या संपत्ति का निष्कासन एक ही बात। संपत्ति के निष्कासन का मतलब है कि भारत की संपत्ति यहां से बाहर चली जाना, यानी इस प्रकार से चला जाना जिससे कि फिर वह रिटर्न कुछ ना उसमें आए। भारत की संपत्ति है, भारत का पैसा है, वह भारत से बाहर चला जाएगा बिना कोई परिणाम उत्पन्न किए। अभी भी बाहर जा सकता है लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं होता है। जैसे आप विदेश में जाकर के धन खर्च कर देते हैं घूमने के ऊपर। आप विदेश जाते हैं धन घूमने के लिए और वहाँ जाकर के आप जो भी खर्च करते हैं वह एक प्रकार के संपत्ति का पलायन ही है और उससे हमें कुछ मिलता नहीं है, फिर रिटर्न हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। कोई निवेश अगर करते हैं तब जाकर के रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ घूमने वाली बात नहीं है। घूमने का तो मैंने लोकप्रिय उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप इसको समझ पाए। बाकी बहुत सारी विधि ऐसी है जिसके माध्यम से धन का निष्कासन ब्रिटिश काल में हुआ और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण ही यह समस्या होती है। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण ही यह समस्या उत्पन्न होती है। हमने क्या देखा कि ब्रिटिश आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी समस्या थी या अनिवार्य समस्या थी ब्रिटिश आर्थिक नीति, आर्थिक नीतियों की अनिवार्य पहचान थी, अनिवार्य पहचान थी धन का निष्कासन, धन या संपत्ति का निष्कासन, निष्कासन अनिवार्य पहचान थी धन या संपत्ति का निष्कासन। इस धन के निष्कासन के तहत, धन के निष्कासन में, निष्कासन द्वारा भारत से पूंजी को ब्रिटेन ले जाया गया, ब्रिटेन ले जाया गया, लेकिन भारत को इसके बदले कुछ नहीं मिला, भारत को इसके बदले कुछ नहीं प्राप्त होता है, इसके बदले कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर संपत्ति का पलायन तो हुआ लेकिन भारत को इसके बदले नथिंग यानी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमने क्या देखा, यह धन की निष्कासन क्या है? बागानी कृषि होता है जब बगीचा लगा करके हम कृषि करते हैं तो
बगीचा लगा करके जब कृषि करते हैं, बगीचा मतलब क्या, बगीचा नहीं मतलब जो बगीचा है वह नहीं, पौधारोपण होता है। एक हम होता है देखते हैं सीधे खेतों में हमने बीजों को बो दिया और बोने के बाद फिर वह फसल हमने काट लिया। जैसे आप गेहूं की फसल को देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका सीधे बोने वाला फसल हो जाएगा। एक होता है कि पहले हम कहीं और पौधे को लगाते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके उसको रिस्टोर करते हैं और एक विशेष परिवेश में उसका उत्पादन करते हैं। जैसे चाय बागान, चाय जहाँ हम खेती करते हैं उसको वैसे नहीं होता है कि गेहूं की तरह हमने चाय लगा दिया। गन्ना की खेती भी हम अलग तरीके से करते हैं, रबर का प्लांट होता है, नील का प्लांट होता है। इस प्रकार के जो प्लांटेशन होंगे उसको हम बागानी कृषि कहते हैं। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की अनिवार्य पहचान थी धन या संपत्ति का निष्कासन। धन के निष्कासन द्वारा भारत से पूंजी को ब्रिटेन ले जाया गया, लेकिन भारत को इसके बदले कुछ नहीं प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि किस प्रकार से पूंजी ले जाया गया और भारत को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धन के निष्कासन की कई विधियां रही, धन के निष्कासन की कई विधियां रही। कैसी विधियां रही, किस प्रकार से धन का निष्कासन हुआ, जरा उसको देखते हैं। आयात तथा निर्यात की मदों का निर्धारण मनमाने तरीके से करना। जो आयात निर्यात की प्रणाली है उसको हमने मनमाने तरीके से डिफाइन कर दिया। जैसे मान लो कि अभी जो आयात निर्यात होगा, थोड़ा इकोनॉमी की भी समझ हमें रखनी पड़ेगी। अगर अभी आयात और निर्यात होगा तो अभी मान के चलते हैं कि जो मूल्य हमने निर्धारित किया, मान लो कि हमें गेहूं का निर्यात करना है और पेट्रोलियम पदार्थ वहां से किसी देश से लेना है। मान लो कि हम ईरान से व्यापार करते हैं, तो ईरान को हमने गेहूं दिया और गेहूं के बदले हमने पेट्रोलियम लिया, तो आयात निर्यात हुआ। तो अब यहाँ पर जो प्राइस का निर्धारण होगा वह मेरे हिसाब से होगा, यानी गेहूं की प्राइस मेरे हिसाब से निर्धारित की जाएगी और पेट्रोल की कीमत भी मेरे हिसाब से निर्धारित होगी। अगर हमें सुटेबल होगा तो आयात निर्यात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार है, यानी भारत के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। अगर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार या दूसरी सरकार होती और उसके देश से अगर आयात निर्यात कर रहे होते तो बोल देते कि भाई आपके अनाज की कीमत 10 रुपये हुआ, मेरे जो मैंने निर्यात किया उसकी कीमत 100 रुपया हुआ, तो आपके ऊपर भी 90 रुपीज़ डिफिसिट दिखा देगा। तो आयात निर्यात की प्रक्रिया में हमने क्या किया कि हमने मनमाने तरीके से उसकी कीमत का निर्धारण कर दिया। अपनी ही सरकार है तो फिर डर किस बात का। केवल हम बाहरी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ धन का निष्कासन नहीं कर रहे हैं, आयात निर्यात की मदों को हमने मनमाने तरीके से डिफाइन कर दिया। मनमाने तरीके से केवल प्राइस का निर्धारण नहीं किया, बल्कि मनमाने तरीके से जो आयात की मदें थी वो उसको भी निर्धारित कर दिया। जैसे भारत में हमने देखा बड़े पैमाने पर रेलवे के लाइन बिछाए गए, तो रेलवे की लाइन की हमें आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर हम क्यों रेलवे का लाइन बिछा रहे हैं। और जब वह रेलवे का लाइन भारत में आ रहा है, इंजन आ रहा है, बॉगी बन करके आ रहा है, तो हमने उसको मतलब आयात में जोड़ लिया कि भाई आपने इतना आयात किया और ब्रिटेन को आपने इतना निर्यात किया। मान लीजिए कि अगर हम आयात निर्यात को जोड़ लें कच्चे माल से और तैयार माल से, सपोज दैट मान के चलते हैं, मान लो कि हमने ब्रिटेन को क्या कहा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आप हैं ए है और दूसरा बी है, इसने क्या किया 100 रुपये का जरूरी सामान दिया, दवाई यहां पर बेचा। 100 रुपये का दवाई इसने क्या किया, निर्यात किया। और आयात इसको क्या करना पड़ रहा है, आयात इसको करना पड़ रहा है मान लो 2000 रुपये का जूता यहां पर इसको लेना पड़ रहा है। अब जूता हम लेंगे ही नहीं, मेरे पास जूते की जरूरत नहीं है, तो हम जूता क्यों ले लें। तो डेफिसिट यहां पर हम कितना देख लेते हैं, यहां पर 1900 रुपये का डेफिसिट हो गया, माइनस हो गया 1900 रुपये। अब आप कहिएगा कि मुझे 1900 रुपया दो, देना पड़ेगा ना, जब हमने वस्तु मंगाई है तो देना पड़ेगा। यानी दो तरीके से, एक तो प्राइस को भी मनमाने तरीके से डिफाइन कर दिया गया
कि आपने 100 रुपये का भेजा, हमने 2000 रुपये का भेजा, अपनी ही सरकार है तो जैसे मन करिए वैसे करना है करो। दूसरा है कि जो वस्तुएं भेजी जा रही है या आयात निर्यात जिन वस्तुओं का हो रहा है वह मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे का मतलब भारतीयों के किसी काम का है नहीं। इसलिए यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती जा रही है और एक तरह से भारत जो है एक समय सरप्लस वाला देश हुआ करता था, निर्यात सरप्लस वाला देश हुआ करता था, अब आयात वाले में वह उलझता जा रहा है। तो एक यहाँ पर हम देखते हैं आयात तथा निर्यात की मदों का निर्धारण मनमाने तरीके से करना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत के घाटे हैं उसको बढ़ा करके दिखाया जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि वेतन और पेंशन के मद में, वेतन तथा पेंशन के मद में, पेंशन के मद में वेतन का वह भाग जिसे बचाकर कहां भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया, वह भी धन की निकासी हो जाएगी। कैसे होगी कि वेतन और पेंशन हम देंगे ना, जो ब्रिटिश अधिकारी यहां पर काम करने के लिए आते हैं वो रिटायर होकर के कहां चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं ब्रिटेन में चले जाते हैं। तो वो जब जाते हैं तो उनको एक पेंशन दिया जाता है। अब वो रहता ब्रिटेन में, पेंशन यहां से ले रहा है, यानी भारत का पैसा सीधे उड़ करके ब्रिटेन चला जा रहा है। यह भी क्या हुआ, एक ड्रेन की का पद्धति हो गया। भाई अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मैंने जो वेतन पाया या पेंशन मुझे मिला उसको मैंने भारत में ही खर्च किया, चाहे जिस भी रूप में खर्च करूं, और अगर अर्थव्यवस्था में वही पैसा जाएगा तो फिर से वह रोजगार और उत्पादन की मांग को क्रिएट करेगा। लेकिन यह पैसा निकल करके कहीं और चला जाए और वहां जाकर के वह खर्च हो तो फिर तो ड्रेन हो गया ना, उस पैसे का भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना रहा नहीं। इस तरह से वेतन में वह भाग, वेतन का वह भाग जो वहां जाकर के वह खर्च कर रहा है वह क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। और पेंशन तो कंप्लीट वहीं जा ही रहा है, वेतन का संपूर्ण भाग ड्रेन नहीं होगा। वेतन मान लो कि किसी को 1000 रुपया मिला, उसने 500 रुपया अगर यहाँ खर्च कर दिया तो वो ड्रेन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में लगा। और 500 बचा करके अगर हमने बाहर भेज दिया तो वह क्या हो जाएगा, फिर ड्रेन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं रेमिटेंस, अगर आप पॉजिटिव रूप में देखें तो रेमिटेंस का नाम सुना है आपने, रेमिटेंस जो प्रेषण हम प्राप्त करते हैं विदेशों से। जैसे विदेशों में कोई व्यक्ति कमाने जाता है, यहाँ से जाता है और विदेशों में जो कमाने जाता है तो वहाँ से कुछ पैसा वह भेजता है बचा बचा के अपने देश में, अपने माता पिता परिवार को कुछ पैसा बचा के भेजता है डॉलर की शक्ल में। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं, जनरली इंटरनेशनल रेमिटेंस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण कहते हैं। इंटरनेशनल रेमिटेंस रिपोर्ट हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो रेमिटेंस जो आ रहा है वह किसी न किसी देश के लिए एक्चुअल में ड्रेन का ही काम कर रहा है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। आप समझिए कि भारत सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश में से एक है, सबसे अधिक रेमिटेंस भारत प्राप्त करता है और भारत के चालू खाते घाटे को भरने में बहुत बड़ी भूमिका रेमिटेंस की हो जाती है। तो एक्चुअल में ये रेमिटेंस जो भेजा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा वह भी क्या हो जाएगा, वह भी हो जाएगा आपके लिए एक प्रकार से धन की निकासी। क्या रेमिटेंस समझते, मद का मतलब होता है आइटम, मद का मतलब आइटम होता है, ये सब शब्द आपने नहीं सुना है तो रेमिटेंस सुना है। वहां जाकर खर्च कर रहा है वो हाँ वह ऐड हो जाएगा इसमें, यहां जो खर्च कर रहा है वह नहीं होगा, जो वहां पर खर्च हो रहा है वह होगा। दूसरा है कि ब्रिटेन से वस्तुओं की खरीद, ब्रिटेन से सैन्य भंडारण या सैन्य सामग्री की खरीद, सामग्री की खरीद। हमने कहा कि भाई मुझे किसी से खतरा ही नहीं है, आप सेना का सामान क्यों खरीद रहे हो, आप आर्टिलरी खरीद रहे हो, आर्टिलरी खरीद रहे हो तो उसकी जरूरत मुझे है क्या, भारत पर कौन आक्रमण करने वाला है, कोई आक्रमण करने वाला है। आप जबरदस्ती सबसे युद्ध करते रहते हैं और सैन्य सामान आप खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें आपका खर्च हो गया। मुझे किसी से सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अगर फ्रांसीसी आप नहीं होते तो फ्रांसीसी भी आक्रमण नहीं करता, रूस भी आक्रमण नहीं करता, कोई भी देश आक्रमण नहीं करता। ये आप अपने बचने के लिए सैनिक सामान खरीद रहे हो और नाम मेरा लगा रहे हो और मेरे अकाउंट में वह खर्च दिखा रहे हो। यह भी क्या हो जाएगा, एक मद हो जाएगा, एक आइटम हो जाएगा, किसके लिए, धन के निकासी के लिए। लगभग हम क्या देखते हैं
कि लगभग हम क्या देखते हैं कि भारत को लगभग 9%, भारत के इनकम का लगभग 9%, कुल आय का 9% भारत भेजा जा रहा था। भारत की आय का 9%, बहुत बड़ी मद होती है, बाहर भेजा जा रहा था, बाहर भेजा जा रहा था। ठीक है, लगभग 9% हम क्या देखते हैं, भारत बाहर भेजा जा रहा था। 9% धन बाहर आ जा रहा था। भारत की आय का 9% धन बाहर चला जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है। अब देखिए यहां समस्या क्या है, ड्रेन हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रेन होना है हो जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत के पास वैसे ही पूंजी की कमी है, कैपिटल लॉस भारत के पास वैसे ही है। आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, तो अगर आपके पास कोई फैक्ट्री शुरू करना है, मान लो अगर आपको कोई फैक्ट्री शुरू करना है तो आपको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए या नहीं चाहिए, और पूंजी चाहिए, पूंजी कहां से आएगा। तो अगर कोई उद्योग हम स्थापित करते हैं तो उसकी पूंजी दो ही जगह से आ सकती है। मान लो कि अगर हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो उद्योग की पूंजी अगर हमें आएगी तो कहां से आएगी, दो ही जगह से आएगी। एक आएगी बचत, दूसरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऋण हो जाएगा। दो ही जगह से पूंजी आ सकती है। एक बचत हो सकता है जो हमने जमा किया है, उससे हम किसी काम को शुरू कर सकते हैं, या फिर हमें लोन लेना पड़ेगा। यहां पर भी देखेंगे घरेलू बचत क्या है, और यहां पर भी ऋण देखेंगे, संस्थागत गैर संस्थागत ऋण हो सकते हैं। ये आप इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यहां पर कहना था दादा भाई नौरोजी का या रमेश चंद्र दत्त आदि का कहना था कि ड्रेन के प्रभाव से भारत गरीब होता चला गया, या भारत में उद्योगों या अन्य किसी कार्यक्रम की स्थापना हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि भारत के पास पैसा बचा ही नहीं, सभी पैसा तो निकल करके ब्रिटेन चला गया। तो अगर भारत के पास पैसा होता तो यहां से हम क्या कर सकते थे, इसके माध्यम से हम उद्योग की स्थापना कर सकते थे, लेकिन सभी तो ब्रिटेन ने चूस लिया। और केवल इतना नहीं, जो अभी मद हमने देखा, केवल इतने ही से हमने नहीं ड्रेन महसूस किया, बल्कि ड्रेन जो हुआ, धन का निष्कासन हुआ, इससे कहीं बड़े आइटम से हुआ, कहीं बड़े मद से होता है। जैसे इसी में देखेंगे कालक्रम से धन के निष्कासन में और अधिक बढ़ोतरी हुई, निष्कासन में और अधिक बढ़ोतरी हुई। जैसे अधिक बढ़ोतरी हुई कब होता है, हुई 1858 के बाद। आज एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, 1858 के बाद इस मद में और भी बढ़ोतरी हुई। और लेंगे उदाहरण, किस प्रकार की बढ़ोतरी यहां पर होती है। एग्जाम्पल देंगे तो यहां पर होगा कि भारत सचिव तथा उसके कार्यालय का व्यय, उसके कार्यालय का व्यय हो जाएगा। भारत सचिव तथा उसके कार्यालय में जो हम खर्च करते हैं, उसको वेतन भत्ते देते हैं। यह ऑफिस कहाँ है, ब्रिटेन में। भारत सचिव का कार्यालय कहाँ है, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में जो कार्यालय है उसका खर्च हम यहाँ से दें, ये तो बड़ा नाजायज वाली बात है, नाइंसाफी वाली बात है, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि भारत सरकार उसी की है, वो अपने हिसाब से निर्धारित कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि कर्ज पर ब्याज, ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज, ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज हो जाएगा। ऋण पर जो हम भुगतान ब्याज कर रहे हैं, इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं। दूसरा है रेलवे एवं सिंचाई या संचार के साधनों पर, यातायात के साधनों पर किए गए व्यय पर भुगतान किया गया काउंटर गारंटी, व्यय पर भुगतान किया गया काउंटर गारंटी की रकम। रेलवे के विकास के लिए हमने क्या किया था, रेलवे के विकास के लिए हमने कर्जा लिया था। रेलवे के विकास में तो अपनी पूंजी थी नहीं, अपनी पूंजी से तो रेलवे का विकास हो ही नहीं सकता, अपनी पूंजी तो थे ही नहीं। हमने क्या किया, ब्रिटेन के उद्योगपतियों से पूंजी प्राप्त की,
कहा कि लाइए पूंजी लगाइए। सरकार ने कहा कि आप यहाँ पर पूंजी लगाइए, मैं आपको पूंजी की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ और आपको निश्चित रूप से एक 5% काउंटर गारंटी दिया जाएगा। यानी रेलवे इनकम में रहे या नहीं रहे, आपको 5% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा आपकी पूंजी पर। एक तरह से ब्याज पर लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट पर लेकर के काम करता है। वह कितना भारी पड़ता है, जिन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया हो, इंटरेस्ट का अनुभव किया होगा, वही समझ सकता है कि इंटरेस्ट पर लेकर के कोई काम करना कितना बुरा होता है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, इंटरेस्ट पर धन प्राप्त कर लिया और इंटरेस्ट चुका रहा है। इंटरेस्ट अगर 200-400 रुपये, 1000-2000 रुपये तो चलो फिर भी चलेगा। यहाँ तो करोड़ों रुपये हम उठा रहे हैं और करोड़ों रुपये पर हमने 5% की काउंटर गारंटी दे दी, जबकि वह रेलवे हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हम क्यों ऐसा धन खर्च कर रहे हैं? तो इसलिए खर्च कर रहे हैं कि ब्रिटिश पूंजी का निवेश यहाँ होना था। इस प्रकार से बहुत सारी मदें ऐसी है जिससे ड्रेन हो रहा है, धन की निकासी हो रहा है। लगभग हम मानते हैं कि 19वीं सदी में राष्ट्रीय आय का क्या होता है, कुल मिलाकर धन की निकासी भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या बन गई थी। अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या बन गई थी। क्यों? क्योंकि लगभग हम क्या देखते हैं, बड़ी समस्या थी। क्यों ऐसी समस्या थी सबसे बड़ी? क्योंकि राष्ट्रीय आय का लगभग 9% यानी राष्ट्रीय आय का 6% हम क्या देखते हैं कि एक तरह से आपका भेज दिया जा रहा है। क्यों? कि राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग कहां चला जा रहा है? भाग धन के निष्कासन के रूप में ब्रिटेन चला जा रहा है। निष्कासन के रूप में ब्रिटेन चला जा रहा है, जो कि ब्रिटेन की कुल आय का 2% के बराबर हो जाता है, के बराबर था, जबकि ब्रिटेन की आय में उद्योग तथा कृषि का सम्मिलित योगदान कितना था? केवल 7% का सम्मिलित योगदान केवल 7% का ही था। हमने क्या देखा कि जितना भी धन है, एक बड़ा धन है, लगभग एक तिहाई भाग धन के निष्कासन का अनुमान हम लगाते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग एक तिहाई भाग धन के निष्कासन के रूप में ब्रिटेन चला जा रहा था। ब्रिटेन की कुल आय का लगभग 2% के बराबर था। यह 2% इतना बड़ा आपको दिखाई देगा जब आप यह समझेंगे कि ब्रिटेन की आय में उद्योग और कृषि का सम्मिलित योगदान केवल 7% था। यानी उद्योग और कृषि से जितना उत्पादन हो रहा था वह केवल 7% था और अकेले 2% का इनकम इसे बाहर से मिल रहा है। अकेले 2% का इनकम इसको कहां से मिल रहा है? भारत से मिल रहा है। भारत से धन लूट रहा है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट में पड़ जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल में पड़ती है और इस वजह से यहाँ पर एक प्रकार से हम क्या देखते हैं, लिया है आपने, तो जिन्होंने ब्याज पर धन लेकर के कोई काम किया है वो समझते। आजकल वैसे सब लेता है। आजकल जो है ना, स्थिति सब की बड़ी खराब है। अगर किसी को जरूरत ना भी हो तो वो जरूर EMI पर कुछ ना कुछ खरीद लेता है। जैसे मोबाइल जरूर EMI पर बिकेगा। मैंने देखा है हर दुकान पर शहर में लिखा रहता है 299 रुपये में मोबाइल पाइए। अब 299 रुपये में मोबाइल पाइए तो यह तो बहुत बेसिक चीज़ है, लोग नहीं समझ पाते हैं। लगता है 299 देंगे, ले लेंगे, और जब वो कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 का मोबाइल असल में वो 20,000 का ले रहे होते हैं। 5,000 उस पर इंटरेस्ट जा रहा होता है। तो भाई हम रेलवे का विकास क्यों करेंगे? अभी नहीं जरूरत हमें है। ब्रिटिश को जरूरत है तो आप अपना करिए।
और उसका जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो हम पे कर रहे हैं और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5%। जबकि ब्रिटेन में बैंक ब्याज दर केवल 2-2.5% का हुआ करता था, तो हम 5% दे रहे हैं विथ गारंटी कि आपका धन निश्चित रूप से मिलेगा ही आपको। एक तरह से भारत के धन को लुटाने के बराबर हो गया। क्या देखा हमने? राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग धन के निष्कासन के रूप में ब्रिटेन चला जा रहा था। क्या चला रहा है कि ब्रिटेन के कुल आय का चला जा रहा है कि ब्रिटेन के कुल आय का 2% के बराबर था, जो कि कर दीजिएगा रहा है, जो कि ब्रिटेन की कुल आय के लगभग 2% के बराबर था। जबकि ब्रिटेन में जो जितने भी इनकम हमें मिल रहे थे उसमें से 6% 7% आपको अधिक से अधिक क्या होता है, अधिक से अधिक उद्योग से हम करते हैं। केसीसी वाला ठीक है, केसीसी वाला दिक्कत नहीं है, दिक्कत केसीसी में नहीं है। केसीसी में तो खैर संस्थागत ऋण हुआ, उसमें दिक्कत नहीं है। माना जाता है कि इसी लूट ने, माना जाता है कि धन के इसी लूट ने क्या किया? लूट ने ब्रिटेन को समृद्ध बनाने का कार्य किया, समृद्ध बनाने का कार्य किया, समृद्ध बनाने का कार्य किया। तो ब्रिटेन क्यों समृद्ध होता चला गया? क्योंकि भारत तो एक देश की बात हम कर रहे हैं ना, उसके पास तो बहुत सारे ऐसे उपनिवेश है, सबसे छोटा छोटा भाग लूट रहा है तो ब्रिटेन पावरफुल हो रहा है, ब्रिटेन के पास धन का संग्रहण हो रहा है। तो कोई भारत एक ही उपनिवेश तो नहीं था, ऐसे ऐसे बहुत सारे उपनिवेश ब्रिटेन के पास हुआ करते थे। इसलिए ब्रिटेन की समृद्धि में माना जाता है कि धन के निष्कासन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसने हमने क्या देखा कि ब्रिटिश ने हमने क्या देखा कि ब्रिटिश कंपनी ने कार्य किया। फिर हम देखते हैं और भी कार्य किया, जैसे रेल तथा यातायात के साधनों का विकास, रेलवे तथा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों का विकास क्यों किया जा रहा है? यह भी औपनिवेशिक जरूरतों के कारण किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों के अनुसार भारत में रेलवे सहित सड़क तथा संचार के अन्य साधनों का विकास किया, सड़क तथा संचार के अन्य साधनों का विकास किया, साधनों का विकास किया। क्या जरूरत थी? क्या ब्रिटिशों को क्या जरूरत थी? ब्रिटिशों को इससे क्या फायदा होता? ब्रिटिशों को होने वाला फायदा क्या होता? कई प्रकार का फायदा हो सकता है। अगर हम देखें रेलवे के विकास से ब्रिटिशों को क्या फायदा होगा, तो बहुत अधिक फायदा होगा। जैसे रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया जा सकेगा, ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाना संभव होगा, दूरस्थ क्षेत्रों में, एकदम ग्रामीण क्षेत्र में हम ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचा सकेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाह तक लाया जा सकेगा, बंदरगाह तक लाया जा सकेगा, एक यह भी फायदा है। तीसरा देखते हैं कि विद्रोह होने की स्थिति में सेना को तेजी से उस अशांत स्थल पर भेजा जा सकेगा, यह भी एक फायदा होगा।
अच्छी सड़क बनेगी तो उसका भी यही फायदा होगा। अच्छी सड़क से भी उपरोक्त सुविधा प्राप्त हो सकेगी, सुविधा प्राप्त हो सकेगी, उपरोक्त सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यानी जहां पर रेल नहीं जाएगा वहां सड़क मार्ग करेगा। संचार के साधनों से ब्रिटिश कंपनी के मध्य ब्रिटिश प्रशासनिक क्षेत्र में क्या होगा? प्रशासनिक केंद्रों से संपर्क हो पाएगा, केंद्रों से बेहतर संपर्क हो पाएगा, बेहतर संपर्क हो पाएगा। क्या लिखा हमने? ब्रिटिशों को क्या फायदा इससे हो रहा है? रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाना संभव होगा। दूरस्थ क्षेत्रों से जो फार कंट्री का जो प्लेस है वहां से हम कच्चे माल को बंदरगाह तक जा सकेंगे। विद्रोह होने की स्थिति में सेना को तेजी से उस अशांत स्थल पर भेजा जा सकेगा। अच्छी सड़क से भी उपरोक्त सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। संचार के साधनों से ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्रों से बेहतर संपर्क हो पाएगा। यानी अगर इस प्रकार की सर्विसेज को हम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे ब्रिटिशों को फायदा होगा और ऊपर से जो ब्रिटिश पूंजीपति है उसका धन निवेशित भी हो सकेगा। एक पॉइंट यह भी डाल दीजिए लास्ट में। रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में हो पाएगा। क्या देखा? संचार के साधनों से ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्रों में बेहतर संपर्क हो पाएगा और ब्रिटिश पूंजीपतियों का धन निवेशित हो पाएगा। ब्रिटिश पूंजीपतियों का धन सुरक्षित रूप से निवेशित हो पाएगा, सुरक्षित रूप से निवेशित हो पाएगा। उपरोक्त सभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत में संचार तथा यातायात के साधनों का विकास किया गया। उपरोक्त सभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर निम्न रूपेण यातायात तथा संचार के साधनों का विकास किया गया। संचार के साधनों का विकास किया गया, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास किया गया। उदाहरण करेंगे, विकास किया गया। फॉर द एग्जाम्पल, यानी उदाहरण अगर हम लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं सड़क का विकास होता है। अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो रोड बनाया जाता है, जैसे 1839 में जीटी रोड बनना प्रारंभ हुआ जो 1850 में पूरा होता है। वही जीटी रोड जिसको कि हम देखते हैं कि पहले बनाया गया था शेरशाह के द्वारा, इसको अब पक्कीकरण किया जा रहा है, यानी इसको बढ़िया बनाया जा रहा है ताकि 12 महीने तक, यानी चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, ऐसे रोड का हम यूज कर सकते हैं। वर्तमान में यह जीटी रोड NH1 के नाम से जाना जाता है। यही पेशावर से लेकर के बंगाल तक कनेक्ट कर रहा था, इसलिए ऐसे रोड पर एक काम शुरू किया गया, जल्दी से जल्दी इसको रोड को बनाया जाए। काफ़ी टाइम लगा, 39 में शुरू हुआ है, यानी लगभग 11 वर्षों का समय लगा, लेकिन जीटी रोड बना दिया गया। फिर हम देखते हैं रेलवे का विकास किया गया। अगर रेलवे देखें तो बम्बई में प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ। का परिचालन कब होता है? परिचालन 1854 में होता है। 1854 में प्रथम रेल परिचालन होता है। वैसे कहा जाता है कि रेलवे परिचालन का सबसे बढ़िया प्रस्ताव जो आया था वह आया था मद्रास के क्षेत्र में, और लेकिन वहां पर कहा गया कि रेलगाड़ी को हम पशुओं के माध्यम से खींचेंगे, यानी घोड़ों के माध्यम से, बैल के माध्यम से खींचेंगे।
अब रेल के डब्बे को अगर बैल के माध्यम से खींचा जाता तो समझिए स्पीड क्या होती। तो यह प्रपोजल कैंसिल हो गया। फिर हमने वाष्प इंजन के माध्यम से रेलवे का प्रपोजल दिया। 3 प्रोजेक्ट शुरू हुआ एक साथ, जिसमें बंबई से ठाणे वाला जो रेलवे प्रोजेक्ट है वह सबसे पहले पूरा होता है और सबसे पहले यहीं पर रेलगाड़ी चला जाती है। प्रथम हम क्या देखते हैं, यहां पर रेलगाड़ी होती है। और 1905 तक हम क्या देखते हैं, 1905 तक 45,000 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी थी। किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी, रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी, यानी बहुत तेजी से इसका विस्तार किया जाता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1905 तक लगभग 45,000 किलोमीटर रेलवे लाइन डेवलप हो चुका है। इतनी बड़ी मात्रा में रेलवे का यहां पर विकास होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, रेलवे लाइन का विकास हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर फिर देखते हैं कि रेलवे का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, डाक तार विभाग होगा। डाक तार का विकास होता है कि संचार के लिए आधुनिक डाक विभाग की स्थापना की। आधुनिक डाक विभाग तथा तार विभाग को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलीग्राम कहते हैं। ये टेलीग्राम नहीं जो आप यूज करते हैं, की स्थापना की गई। टेलीग्राम की स्थापना की गई। टेलीग्राम क्या होता है कि टेलीग्राम जो होता है वह होता है आपका एक तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से संचालित होता है। अब तो खैर इंटरनेट से है ना, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, पहले एप्लीकेशन नहीं है। वह एक पोल, मतलब उसके लिए वायर बिछाया जाता था और उसको वायर से कनेक्ट करके एक खास वाइब्रेशन के माध्यम से शब्दों का सृजन किया जाता था। एक खास फ्रीक्वेंसी से वायर के माध्यम से शब्दों का सृजन किया जाता था। तो इस तरह से उसको एक टेलीग्राम विभाग स्थापित किया गया। उसमें ऐसा नहीं है कि आप खूब बात कर सकते हैं, जैसे पहले टेलीफोन लाइन होता था ना। आप लोगों ने टेलीफोन लाइन का पोल नहीं देखा होगा, आप लोग इंटरनेट की दुनिया की पैदाइश है आपकी। तो पहले क्या होता था, जो टेलीफोन होता था ऐसे कान में लगा के सुनते थे, वह भी वायर के माध्यम से ही संचारित होता था। उसके लिए भी तार डाले जाते थे, वो ऐसे वायरलेस नहीं होता था। अब टेलीफोन है भी तो वह वायरलेस है, ऐसा नहीं है कभी टेलीफोन नहीं है। अभी भी आपको लैंडलाइन मिलेगा, लेकिन लैंडलाइन अब खाली एक्सचेंज से आपके घर तक वायर के माध्यम से आता है, बाकी एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो है वह वायरलेस ही होता है। अब वो सिस्टम नहीं है। पहले हर जगह तार डाले जाते थे, मतलब कॉपर वायर जाता था, उसके माध्यम से वॉइस को करंट के माध्यम से विद्युत धारा में परिवर्तित करके भेजा जाता था। जैसे अभी आप लोग गाना सुनते हैं, तो गाना सुनते हैं तो डायरेक्ट आप प्ले कर देते हैं मोबाइल के ऊपर, तो डिजिटल सर्विस हो गया। पहले क्या होता था, गाना सुनने के लिए एक रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड पर हम उसको लगाते थे और फिर उससे जो एक फ्रीक्वेंसी निकलती थी वह जो यांत्रिक तरंग है वह ध्वनि तरंग में बदल जाता था, जिसको हम लाउड स्पीकर वगैरह के लिए भी फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे ये सिद्धांत कि लाउड स्पीकर से ध्वनि कैसे निकलती है। तो वो जो रिकॉर्ड है वो यांत्रिक तरंग उत्पन्न करता है, फिर लाउड स्पीकर क्या करता है, उसको जा करके ध्वनि तरंग में बदल देता है। वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे यहाँ पर आ रही है। तो तार विभाग भी लगभग वैसे ही काम करता था जैसा कि टेलीग्राम वाला करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो टेलीग्राम वह अभी नहीं होगा, जो अभी आप देख रहे हैं ना वह नहीं होगा, मतलब वह वाला नहीं है, पहले वाला नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि 1853 में कलकत्ता और आगरा के मध्य, 1853 में हम क्या देखते हैं, कलकत्ता आगरा के मध्य पहली टेलीग्राम लाइन क्या होती है, टेलीग्राम लाइन स्टार्ट की गई, लाइन प्रारंभ होती है, जिसको हम कहते हैं तार विभाग इसको कहते थे। तार से चलता था, वायर से चलता था, इसलिए इसको हम तार विभाग कहते थे। इसी समय हम क्या देखते हैं कि डाक टिकट शुरू हुआ। डाक टिकट का प्रारंभ हुआ ताकि डाक विभाग को विनियमित किया जा सके, डाक विभाग को
विनियमित किया जा सके, विनियमित किया जा सके, डाक विभाग को विनियमित किया जा सके। अब धीरे धीरे जो डाक टिकट है वह समाप्त हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर बार कोड लगा दिया जाता है। अब तो कंप्यूटर का जमाना हो गया ना, अब डाक टिकट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले आप कोई लेटर पोस्ट करने जाते थे तो उस पर आपको एक डाक टिकट स्टैंप आपको लगाना होता था। इसका मतलब है कि आपने विभाग को पेमेंट कर दिया और स्टाम्प के सहारे ही पता चल जाता था। यानी स्टाम्प आप डाकघर से खरीदते थे तो रेवेन्यू डाकघर को मिल गया जो भी डाक का खर्च है। लेकिन अब उसके स्थान पर हम कंप्यूटर से भेजते हैं, कंप्यूटर वाला कैश कलेक्ट कर लेता है। अब डाक टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि डाक टिकट प्रिंट करने में भी अच्छा खासा कॉस्ट आता है। तो सरकार ने सोचा क्यों कॉस्ट करें, जबकि इंटरनेट से ही जाना है तो उसके लिए अलग से पेमेंट ले लिया जाता है और बारकोड स्कैनर लगा दिया जाता है ताकि डाक आपका जा सके। तो इसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता था और चार्ज आपको इस रूप में देना पड़ रहा था। इस तरह से हम क्या देखते हैं, कि बहुत सारे चीजों का विकास किया गया, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास किया ताकि बेहतर तरीके से भारत का शोषण किया जा सके। हम तो यही मानते हैं। अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि हमने ऐसा इसलिए विकसित किया ताकि बेहतर तरीके से आपके ऊपर शासन किया जा सके, जबकि भारतीयों का कहना है कि नहीं, आपने इसलिए विकास किया कि भारतीयों का बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके। तो किसकी बात मानेंगे? तो अपनी ही बात मानेंगे। क्या अभी ब्रिटेन नहीं है तो क्या हम संचार के साधनों का विकास नहीं करते? क्या ब्रिटेन अभी नहीं है तो रेलवे का परिचालन नहीं हो रहा है, रेलवे का विकास नहीं हो रहा है? क्या ब्रिटेन नहीं है तो हम डाक विभाग का संचालन नहीं करते हैं? क्या उसको हमने आधुनिक नहीं बनाया? तो समय के हिसाब से अपने आप हो जाता है। ब्रिटिशों का यह कहना कि हमने ही आपको आधुनिक बनाया, यह गलत होगा, क्योंकि आधुनिकता की जरूरत किस प्रकार से थी वह हम खुद डिसाइड कर सकते थे। ब्रिटिशों की जरूरत के हिसाब से आधुनिक बनने की हमें आवश्यकता नहीं थी। अतः यहां पर क्या करना है, इस बात को डिनाई करना है। तो यहां हमने क्या देखा, औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे संसाधन यहां पर उसने लगाए और सभी तरीके से यहां पर शोषण किया गया, सभी तरीके से शोषण किया गया। एक अगर इसी भाग में और डाल दें, जो लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, वह होगा भू राजस्व प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन, इसके लिए भी हम देखेंगे कि औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से, अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश कंपनी ने भू राजस्व प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया, भू राजस्व प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया या विशेष बल दिया। औपनिवेशिक जरूरतों के कारण, जरूरतों से प्रेरित होकर, लिख देते हैं, जरूरतों से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भू राजस्व प्रशासन को लागू किया। ब्रिटिश कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। भू राजस्व प्रशासन भी अगर हम पढ़ते हैं, यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से ब्रिटिश कंपनी ने भू राजस्व प्रशासन पर विशेष बल दिया। अब औपनिवेशिक जरूरत क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से ब्रिटिश कंपनी ने भू राजस्व प्रशासन पर विशेष बल दिया। औपनिवेशिक जरूरतों से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। एक जैसी व्यवस्था हम देखते हैं नहीं लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरतें अलग है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की जरूरतें होती है।
और जरूरत कैसे बदलता है उसको हमने उपनिवेशवाद के 3 चरण के माध्यम से देखा है। वाणिज्यवादी चरण की जरूरतें कुछ अलग है, औद्योगिक चरण की जरूरतें कुछ अलग है और पूंजीवादी चरण की जरूरतें कुछ अलग है। जिसको जैसी जरूरत पड़ी, यानी ब्रिटिश कंपनी को या सरकार को जब जैसी जरूरत पड़ी, उसने उस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहा और किया भी। क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, यह भी देखेंगे। न्यू पेज से लिख सकते हैं, लिखिए, जहां से लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली। वैष्णवी सिंह को एक याद है फैक्ट कि फर्स्ट ट्रेन जो है 1853 में चली, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि 1854 में चली। आप लिख लीजिए 1853, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले जो तैयारी करी होगी वहां पर आपको लिखा दिया जाता है फैक्ट्स। यहां फैक्ट्स की कहानी हो ही नहीं रही है। आपको अगर लिखना है 1853 तो आप 1853 लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं दोनों लिखता हूं क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है, 1854 कहता है। आप उस पर अड़िए मत, पहले भी मैंने आपका चैट देखा था, अवॉइड कर दिया था कि बच्चा है अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा इसने, इसलिए ऐसा चैट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं, बार बार उसी चीज को आप रिपीट कर रहा है। क्या देखा हमने कि यहां पर अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से ब्रिटिश कंपनी ने भू राजस्व प्रशासन पर विशेष बल दिया। औपनिवेशिक जरूरतों से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था यहां पर लागू की। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में क्यों दिलचस्पी ले रहे थे? ब्रिटिश कंपनी भू राजस्व सुधार में क्यों दिलचस्पी ले रही थी? सुधार में क्यों दिलचस्पी ले रही थी? क्यों दिलचस्पी ले रही थी? क्यों दिलचस्पी ले रही थी? ब्रिटिश कंपनी भू राजस्व सुधार में क्यों दिलचस्पी ले रही थी, क्यों करना चाहती थी? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को आप देखेंगे सबसे पहले जब भारत आती है तो यहाँ पर जो मुगल सरकार है उसको कह करके कि भैया मुझे सिविल राइट्स दे दीजिए, आप मुझे भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दीजिए। अब भू राजस्व वसूली का अधिकार वो कंपनी प्राप्त करना चाहती है जिसको कि भू राजस्व वसूलने ही नहीं आता है। कल भी हम लोगों ने एक प्रश्न बनाया था और वह प्रश्न बनाया था, अगर आप लोग हैं उस क्लास में या देखते होंगे या नहीं बनाया था तो भी समझिए कि शुरुआत के दौर में ब्रिटिश कंपनी भू राजस्व वसूली करती है दीवानी प्राप्त होने के बाद, लेकिन वह खुद नहीं करती है, वह भारतीयों के माध्यम से ही भू राजस्व की वसूली करती है। और लेकिन यही कंपनी बार बार कह रही है कि मुझे भू राजस्व वसूली का मौका दीजिए, मुझे भू राजस्व वसूली करने का मौका दीजिए। जब इसे कुछ आ ही नहीं रहा था, भू राजस्व वसूली भी नहीं करने आ रहा था, तो विभिन्न सरकारों से यह भू राजस्व वसूली, जिसको हम दीवानी राइट्स कहते हैं, सिविल राइट्स कहते हैं, यह क्यों प्राप्त करना चाह रही है? अगर इसका स्पेशलाइजेशन होता उसमें तब तो मानते भी, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं। फिर भी ये कंपनी कह रही है कि मुझे भू राजस्व प्रशासन का अधिकार दीजिए, और ब्रिटेन मुगल सरकार ने इसको 1765 में दे भी दिया। इसका कुछ कारण था, ऐसे ब्रिटिश कंपनी नहीं कर रही थी कि मुझे यहां पर आपको दीजिए, ठीक है, यहां पर दीजिए। इसमें हम क्या देखते हैं, इसे कंपनी को शुरुआत में हम क्या देखते हैं, क्यों दिलचस्पी ले रही थी? तो कंपनी को प्रारंभ में एक निश्चित भू राजस्व की आवश्यकता थी। कंपनी को प्रारंभ में एक निश्चित भू राजस्व की आवश्यकता थी। निश्चित भू राजस्व की आवश्यकता थी। कंपनी को प्रारंभ में एक निश्चित भू राजस्व की आवश्यकता थी। भू राजस्व की आवश्यकता थी ताकि वह क्या कर सके, वह अपना प्रशासनिक खर्च निकाल सके, प्रशासनिक तथा सैन्य खर्च निकाल सके। और दूसरा जो हो जाएगा वह होगा कि भारत से वस्तुओं का व्यापार कर सके, या भारत से वस्तुओं का व्यापार कर सके, व्यापार कर सके।
यह दो उद्देश्य इसका प्रमुख है। क्यों दिलचस्पी ले रही थी कंपनी, इस बात को डील कर रहे हैं। कंपनी को प्रारंभ में एक निश्चित भू राजस्व की आवश्यकता थी ताकि वह अपना प्रशासन तथा सैनिक खर्च निकाल सके और भारत से वस्तुओं का व्यापार कर सके। भारत से वस्तुओं का व्यापार कर सके यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक इसको क्या करना होता था, वस्तुतः अब तक कंपनी को व्यापार के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, ब्रिटेन से सोना लाना होता था। ब्रिटेन से सोना लाना होता था। सोना मतलब गोल्ड होगा, सोना लाना होता था। अभी स्थिति क्या है, यहां पर व्यापार करना होगा और व्यापार करने के लिए हम भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं। तो भारतीय वस्तुओं को खरीदने के बाद भुगतान तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो सोने से ही भुगतान हो सकता है। तो यहां पर कंपनी बार बार सोना लेकर के आए, यहां से सामान खरीद के ले जाए। ब्रिटिश सरकार कहे भैया सोना कहाँ ले जा रहे हो, सोना मत ले जाओ, व्यापार करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन देश की समृद्धि को तो मत डुबाओ ना। तो कंपनी इस फिराक में थी कि कुछ ऐसा उपाय लगाया जाए, यहीं के पैसे से यहीं के वस्तुओं को खरीदें और ब्रिटेन भेज दें। इसलिए वह भूराजस्व प्रशासन को हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि भूराजस्व प्रशासन के माध्यम से उसे इनकम प्राप्त होता और उस इनकम से वह अपना प्रशासनिक खर्च भी प्राप्त करता और वस्तुओं की खरीद करके वह उसे ब्रिटेन भी भेज देता। इसलिए यहां पर कहा गया कि क्यों दिलचस्पी ले गई थी, इसके लिए 2 पॉइंट हो जाएंगे कि क्यों दिलचस्पी ले रहे थे। इस तरह से हम क्या देखते हैं, निर्यात के लिए संसाधन प्राप्त हो सके। तो उपरोक्त उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने उपरोक्त उद्देश्य से प्रेरित होकर या उद्देश्यों से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने कई चरणों में भारत में भूराजस्व सुधार को लागू किया। उदाहरण लेंगे, को लागू किया। और जो यह लागू किया, लेंगे उदाहरण हम देखते हैं कि प्रथम चरण अगर देखें तो प्रथम चरण जो आता है वह आपका आता है 1772 से 1790 तक। ये पहला चरण हम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, यह चरण या इस चरण में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुधार किया गया। इस चरण में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुधार किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुधार किया गया जिसमें भूराजस्व वसूली में ठेकेदारी यानी इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। भूराजस्व वसूली में ठेकेदारी को ही हम कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। पहले हमने क्या देखा कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुधार किया गया, जिसमें भूराजस्व वसूली में ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। तो इजारेदारी क्या हो जाएगा, इजारेदारी हो जाएगा अधिकतम बोली लगाने वाले को यहां हो सकता है कि आप ये भी ना समझें, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुत नहीं है। अगर हम यहाँ इजारेदारी लिखते हैं और लिखते हैं अधिकतम बोली लगाने वाले को, इसका मतलब होता है अधिकतम भूराजस्व का वादा करने वाले को। भूराजस्व का हेस्टिंग्स के शासनकाल में देखते हैं कि यह व्यवस्था लागू की जाती है। गोल्ड लेकर आते तभी भारत के सोने की, हाँ बिल्कुल सही है गोरक्षनाथ पांडे जी। इसलिए कहा जाता था कि भारत में बहुत अधिक सोना आ रहा है, सोना ही नहीं चांदी भी आ रहा है, सोना और चांदी खूब आ रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहता है, क्योंकि भारत विभिन्न देशों से सोने को हम क्या करते हैं, आयात कर रहा होता है। बहुत बड़े पैमाने पर हम क्या देखते हैं, बड़े पैमाने पर सोना उस समय ले जाया करता है। ठीक हो गया। आई थिंक बफर तो अब नहीं हो रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने देखा था कि एक बार बफर हो रहा था, लेकिन क्या अब कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर देंगे। बोली का मतलब नीलामी हो सकता है मंजू, बिल्कुल हो सकता है, बोली का मतलब नीलामी भी हो सकता है। पहला चरण में हमने देखा कि अधिकतम भू राजस्व का जो वादा करता था उसे दे दिया जाता था, बहुत दिन नहीं चला, क्योंकि यहां पर भी हम देखते हैं कि पहले 1 साल की व्यवस्था की गई, फिर 5 साल की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से ये भूल सुधार की तकनीक हमारी चलती रही और बहुत अधिक हमें यहां पर बेनिफिट नहीं मिल पाया। दूसरा चरण अगर देखते हैं तो यहां पर हमें दूसरा चरण जो हो जाता है वह इस रूप में आएगा। जब देखते हैं यह हो जाएगा आपका इस्तमरारी बंदोबस्ती। इस्तमरारी, इसी को हम कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती किसके काल में होता है? इस्तमरारी या बंदोबस्ती कब होता है? बंगाल में होता है। गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में यहां पर हम स्थायी बंदोबस्ती को देखते हैं। कहां लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्ती? इसको लिख सकते हैं 1793 में। कहां लागू किया गया? कहां लागू किया गया? जो लागू किया गया वह लागू किया आपका बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में बाद में यह क्षेत्र विस्तारित होता रहा। मुख्यतः जो लागू किया गया यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस है और कहां लागू किया गया? बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया। इसका हम क्या देखते हैं? यहां पर हम क्या देखते हैं? दूसरा चरण है। एक बार मैं पहले चरण को रिपीट कर देता हूं। उपरोक्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने कई चरण में भू राजस्व बंदोबस्ती को लागू किया। जैसे फर्स्ट फेज है, इस चरण में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स ने के द्वारा सुधार किया गया। और इस चरण में हम क्या देखते हैं? भू राजस्व वसूली में ठेकेदारी यानी इजारेदारी कहते हैं, उस व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इजारेदारी व्यवस्था क्या है? अधिकतम बोली लगाने वाले को यानी जो भू राजस्व का अधिकतम देने का वादा करेगा उसे भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा। भूल सुधार की तकनीक यह चलती रही। फिर नेक्स्ट फेज में देखते हैं, सेकेंड फेज होता है, इसको हम कहते हैं इस्तमरारी जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्ती। 1793 में है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कहां लागू किया गया? बिहार तथा बंगाल में लागू किया गया। प्रावधान क्या है? प्रावधान यहां पर रखा गया कि जमींदारों को सभी भूमि का मालिक घोषित किया गया। सभी भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, मालिकाना अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। सभी भूमि में खेतीहर भूमि यानी उपजाऊ, गैर उपजाऊ, बंजर, चारागाह, गैर उपजाऊ, बंजर, चारागाह, नदी आदि की समस्त भूमि थी। यानी जितनी भी भूमि थी सब पर अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। किसान क्या हो गए? किसान केवल रैयत बन के रह गए, रैयत बनकर रह गए। सभी अधिकार किसको दे दिए गए? जमींदारों को दे दिया गया। और किसान क्या होते? किसान जो हो गया वह एक प्रकार से केवल रैयत बन करके रह जाते हैं। किसान रैयत मतलब क्या होता है? बटाईदार होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि उसका जमींदारों को हमने अधिकार दे दिया, समस्त अधिकार दे दिया।
जमींदारों को सभी भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया। सभी भूमि में उपजाऊ, गैर उपजाऊ, बंजर, चारागाह, नदी आदि की समस्त भूमि थी, सबका इसको मालिक बना दिया गया। किसान केवल रैयत बनकर रह गए, यानी किसान क्या होगा, रैयत मतलब क्या हो जाएगा, रैयत हो जाएगा बटाईदार। बटाईदार यानी इसको कोई अधिकार नहीं रहा, किसान यहां पर अधिकारी नहीं रहेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि कुल वसूले गए भूराजस्व में, कुल वसूले गए भूराजस्व में से 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को दिया जाना सुनिश्चित होता है, जबकि जमींदारों को कितना मिलता है, जबकि जमींदारों को 1/11 भाग मिलता, 1/11 भाग मिलता। और अगर हम कहें परसेंटेज के हिसाब से, तो अगर यह 10/11 भाग है, यह लगभग होगा 89%, और 1/11 भाग है, इसका मतलब होगा 11% के आसपास यहां पर मिल जाएगा। 89% ब्रिटिशों को मिलेगा और जमींदारों को 11% मिलेगा। यहां पर क्या होगा, किसानों से किस दर पर भूराजस्व वसूली की जाएगी, यह निश्चित नहीं किया गया। इस संदर्भ में केवल यह अनुमान लगाया गया, यह अनुमान लगाया गया कि 1790-91 में अधिकतम भूमि राजस्व की जितनी प्राप्ति हुई थी, अधिकतम भू राजस्व प्राप्त कितना हुआ था, भूराजस्व कितना प्राप्त हुआ था, केवल यही अनुमान लगाया गया, कितना प्राप्त हुआ था, केवल यही अनुमान लगाया गया। यह अनुमान नहीं लगाया गया कि वास्तव में वो किसानों ने जो दिया था वह क्या बेहतर तरीके से दिया था, नहीं दिया था, किसानों का शोषण हुआ था, नहीं हुआ था, इन सब का अनुमान यहां पर लगाया ही नहीं गया। कहा कि 90-91 में किसानों ने जो सबसे मैक्सिमम दिया है, भू राजस्व का भुगतान किया है, उसी के आधार पर हम भू राजस्व का निर्धारण कर देते हैं। गलत हो गया, क्योंकि किसानों के पास अभी इतनी समृद्धि नहीं थी। लेकिन चलो, ब्रिटिश सरकार शोषणकारी सरकार है, क्या कहेंगे, किसानों से किस दर पर भू राजस्व वसूली की जाएगी यह निश्चित नहीं किया गया। इस संदर्भ में केवल यह अनुमान लगाया गया कि 1790-91 में अधिकतम भू राजस्व कितना प्राप्त हुआ था, जितना प्राप्त हुआ था उतना ही किसानों को देना है। यह भू राजस्व अस्थायी निर्धारित किया गया। भू राजस्व क्या किया गया, भू राजस्व की दर जमींदारों के संदर्भ में अस्थायी किया गया, के संदर्भ में अस्थायी किया गया, ना कि किसानों के संदर्भ में। जो अस्थायी है वह किसानों को भाई बढ़ा के देना पड़ेगा। यह नहीं कहा गया कि किसानों के संदर्भ में यह अस्थायी रहेगा, जमींदार इतना ही देंगे। यदि इससे अधिक वसूली होती हो, यदि इससे अधिक वसूली जमींदारों द्वारा किया जाता है, जमींदारों द्वारा किया जाएगा तो किया गया हो तो उस पर सरकार का दावा नहीं होगा, सरकार का दावा नहीं होगा। यानी इससे अधिक अगर भू राजस्व वसूली करते हैं तो सरकार का दावा नहीं होगा, यानी वह पैसा जमींदारों के पास ही रह जाएगा, जमींदारों के पास ही रह जाएगा। किसानों से किस दर पर भू राजस्व वसूली की जाएगी यह निश्चित नहीं किया गया। इस संदर्भ में केवल यह अनुमान लगाया गया कि 1790-91 में अधिकतम भू राजस्व कितना प्राप्त हुआ था,
भूराजस्व की दर जमींदारों के संदर्भ में अस्थायी किया गया, ना कि किसानों के संदर्भ में। यदि इससे अधिक भूराजस्व वसूली जमींदारों द्वारा किया गया तो उस पर सरकार दावा नहीं करेगी, छोड़ दिया गया, भाई जमींदार ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अस्थायी बंदोबस्ती में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, अस्थायी बंदोबस्ती जमींदारों के संदर्भ में किया गया था कि जमींदार कितना भुगतान करेंगे, किसान कितना भुगतान करेगा, ये बातें नहीं कही गई थी। इसलिए किसानों का अक्सर शोषण होता ही रहा, क्योंकि जो भी जमींदार थे वो अतिरिक्त टैक्स भी ले लिया करते थे। नए जमींदार आते थे वो अधिक टैक्स वसूलते थे, लेकिन उसको तो देना होता था अंग्रेजों को फिक्स प्राइस, लेकिन किसानों से हम अधिक वसूल कर रहे। अस्थायी बंदोबस्ती का यह प्रावधान किसानों के लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। ठीक है, घाटे का सौदा हो जाता है, यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। दूसरे चरण का टाइम नहीं होता है, कोई टाइम, वह तो मैंने एक टाइम फ्रेम बता दिया था, कोई यहां पर टाइम नहीं रहेगा। दूसरे चरण का कोई टाइम नहीं रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरा चरण जो है ये 1793 में प्रारंभ होता है। यहां दूसरा चरण भी यही होगा ना। आप लोग फैक्ट्स रटने वाला बच्चा है ना, फैक्ट्स रटने वाले बच्चे में थोड़ा सा चेंज लाना है मुझे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। फैक्ट तो मैंने ऐसे यूं ही डाल दिया था, पहला भी जो था यूं ही डाल दिया था। आप कंफ्यूज फैक्ट्स खोजने लगते हैं, फैक्ट्स आपको नहीं खोजना है, वनडे की मानसिकता से बाहर निकलिए। आप वनडे एग्जाम में फैक्ट्स खोजते हैं क्योंकि वहां पर सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। यहां पर फैक्ट्स नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। फैक्ट तो अपने आप आ जाएगा, ये मैंने अंदाज से डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया, कहीं किताबों में नहीं लिखा है। क्योंकि कार्नवालिस ने प्रारंभ किया इसलिए मैंने 1793 डाल दिया। ये फैक्ट्स थोड़े ना हुआ, यह तो कॉन्सेप्ट के साथ आने वाली चीज है ना। ऐसे चीजों को मत ढूंढा कीजिए, वहां पर आपका ध्यान रहना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। भूराजस्व की दर जमींदारों के संदर्भ में अस्थायी किया गया, ना कि किसानों के संदर्भ में। यदि इससे अधिक वसूली जमींदारों द्वारा किया भी गया हो तो उस पर सरकार का दावा नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया गया, ऐसा सोचा गया कि जब कृषि विकास का फायदा जमींदारों को होगा तो वह क्या करेगा, तो वह कृषि विकास में धन का निवेश करेगा, कृषि विकास में धन का निवेश करेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकेगा, निवेश करेगा, इससे क्या होगा, इससे कृषि विकसित होगी, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ था, कृषि विकसित होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ के जमींदार जो हैं बड़े रईस हैं। उन्होंने क्या किया, पैसा तो लिया लेकिन कृषि के डेवलपमेंट पर पैसा लगाया ही नहीं, जो दिक्कतें थी वो बनी रह गई। भूराजस्व की दर जमींदारों के संदर्भ में अस्थायी किया गया, ना कि किसानों के संदर्भ में। यदि इससे अधिक वसूली जमींदारों द्वारा किया गया हो तो उस पर सरकार दावा नहीं करती थी। ऐसा सोचा गया कि जब कृषि के विकास का फायदा जमींदारों को होगा तो वह कृषि विकास में धन का निवेश करेगा, इससे कृषि भी विकसित होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जमींदारों ने क्या कर दिया, वो सारा धन खा पका गया, अपने संसाधनों का सृजन कर लिया और कृषि के ऊपर उसने थोड़ा भी नहीं धन लगाया, कृषि के ऊपर उसने थोड़ा भी धन नहीं लगाया। जमींदारों के हम क्या कहते हैं कि थोड़ा भी धन यहां पर नहीं लगाया जाता है कृषि के विकास में। तो ऐसा सोचा गया कि जब कृषि का विकास होगा तो जमींदारों को इससे फायदा होगा, लेकिन वह कृषि में निवेश करेगा, लेकिन संभव हुआ ही नहीं। यहां पर जमींदारों ने कृषि में निवेश ही नहीं किया। ब्रिटिशों की एक सोच यह भी थी, ब्रिटिशों की एक सोच यह भी थी कि जमींदार क्या होंगे, जमींदार अस्थाई अधिकार प्राप्त कर ब्रिटिशों के समर्थक बन जाएंगे, ब्रिटिशों के समर्थक बन जाएंगे तथा किसी भी जन विद्रोह में समर्थक बन जाएंगे
जाएंगे तथा किसी भी विद्रोह में तरंग रोध का कार्य करेंगे। तरंग रोध का कार्य करेंगे, यानी बैरियर का काम करेंगे। तरंग रोध का कार्य करेंगे। कैसे? रोध का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे? इन्होंने सोचा कि जिसको हमने अधिकार दिया वह तो खुश हो जाएगा। मान लो कि मैं आपको या मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे दे, या यह कह दे कि आपको करोड़ों रुपया मिलेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा या नहीं करूंगा? सब लोग करता है। जैसे अभी आप देखेंगे चुनाव में इलेक्शन होता है तो एक पार्टी जाती है कि मैं 1,000 रुपया आपको मंथली दिया करूंगा, महिलाओं को, बच्चों को, जो भी है। दूसरी पार्टी आती है, मैं 1,000 नहीं 1,500 रुपया दिया करूंगा। तीसरी पार्टी आती है, वो क्या कहती है? वह कहती है कि मैं आपको 7,200 रुपया दूंगा, 7,200 दूंगा, लीजिए लिख करके ले लीजिए। कोई कहता है कि मैं आपको फ्री में बिजली दूंगा, जबकि बिजली उसके पिताजी का है नहीं, वो उत्पादन नहीं करते। बिजली का उत्पादन किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाता है, इसके लिए तो देश का संसाधन लगता है। लेकिन सरकार कहती है कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, जो घाटा होगा हम सह लेंगे। अब सहेंगे कहाँ से? अपने घर का तो पैसा है नहीं। कोई कहता है हम आपको पानी फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि घर फ्री दे देंगे। मतलब किस टाइप के वादे किए जाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? जो प्रलोभन दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि वह वर्ग हमारा समर्थक बने। अभी तो संदर्भ वोट बैंक से कि हमें वोट दे, लेकिन यहां पर समर्थन दिया गया जमींदारों को। सोचा गया कि जमींदार हमारा मित्र वर्ग बन जाएगा, और चूंकि जमींदार और जनता के बीच में डायरेक्ट संपर्क होता है, तो अगर कोई जनता ने विद्रोह किया तो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होगा, मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि भूराजस्व वसूली का काम तो जमींदारों द्वारा ही किया जा रहा है। अगर गुस्सा किसानों को आएगा भी तो वह जमींदारों के ऊपर आएगा ना, क्योंकि वही उसका शोषण कर रहा है। और अक्सर हुआ भी ऐसा कि किसानों ने पहला जो विद्रोह किया वह जमींदारों के खिलाफ ही किया, अंग्रेजों के खिलाफ तो बाद में विद्रोह हुआ। इन्होंने सोचा कि एक ऐसे मित्र वर्ग को हम तैयार कर लेते हैं जो हमें साथ भी देगा, और अगर कभी विद्रोह वगैरह होता है तो उसी के ऊपर बलि जाएगी कि उसने शोषण किया है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। तो अंग्रेज यहाँ पर बचे रहेंगे। तो बड़े होशियारी से ये अपनी चाल चल रहे थे, इसलिए अस्थाई बंदोबस्ती इसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। एक तरह से इसने क्या किया? तरंग रोध का कार्य कर पा रहे थे। फिर हम क्या देखते हैं कि अस्थाई आय प्राप्त हो सके, यह भी हो गया। कंपनी को अस्थाई आय प्राप्त हो सके ताकि व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। एक यह भी कारण हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि कंपनी को अस्थाई आप हो सकते हैं। कितना दिमाग लगा रहा है, कितना दिमाग ब्रिटिश कंपनी लगा रहा है, और हम लोग भी तो यही कर रहे हैं ना, अभी यही दिमाग लगा रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि यह इस प्रकार की व्यवस्था आगे ओडिशा और मद्रास के क्षेत्र में भी विकसित किए गए। आगे हम क्या देखते हैं? आगे इस जमींदारी व्यवस्था को ओडिशा बनारस के कुछ संभाग तथा मद्रास के कुछ हिस्सों तक विस्तारित किया गया। ठीक है, कुछ हिस्सों तक विस्तारित किया गया। यह था स्थायी बंदोबस्ती। दूसरी बंदोबस्ती आती है आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। यह हम क्या देखते हैं कि यह जो बंदोबस्ती लागू की जाती है, इसके शासनकाल में हम यह एक लंबी प्रक्रिया रही। इसमें यह नहीं लिख सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ, क्योंकि यह एक गवर्नर जनरल के काल में लागू ही नहीं हुआ। जैसे अस्थाई बंदोबस्ती को हम देखते हैं एकदम फिक्स है कि कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया। जो इजारेदारी व्यवस्था है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया। लेकिन आगे का जो दो बंदोबस्ती लागू किया जाता है उसमें कई गवर्नर जनरल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं यह
किस कालखंड में लागू हुआ और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया, यह हम यहां पर नहीं कहते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्ती तो हमने देख लिया, और अब देखते हैं यहां पर हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं रैयतवारी बंदोबस्ती। इस बंदोबस्ती को मद्रास प्रशासन से जुड़े कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था की विशेषता क्या रही? इस व्यवस्था में भूराजस्व बंदोबस्ती किसके द्वारा की गई? भूराजस्व बंदोबस्ती सीधे किसानों के साथ की गई, जिसका तात्पर्य हुआ कि भूमि का मालिक किसे बना दिया गया? भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया। भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया, जमींदारों को नहीं, किसानों को बना दिया गया। रैयत मतलब किसान होता है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, इस बंदोबस्ती को मद्रास प्रशासन से जुड़े कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। फिर आगे देखते हैं थॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया जाता है। इस व्यवस्था में भूराजस्व बंदोबस्ती सीधे किसानों के साथ की गई, जिसका तात्पर्य हुआ कि भूमि का मालिक किसानों को बना दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भूमि का मालिक किसानों से अगर किसानों को बनाया जा रहा है, तो सभी प्रकार के भूमि का मालिक उसे नहीं बना जाएगा। देखिए, जमींदार तो हर जगह होंगे ना, जहां भूमि है, जहां जमीन है, वहीं जमींदार है। जमींदार क्या है? जहां भूमि है वहीं जमींदार है। वो चाहे देसी रियासत में हो, किसी न किसी देसी रियासत में तो होते होंगे, लेकिन सभी देसी रियासत पर तो ब्रिटिशों का प्रभाव नहीं है ना। उस देसी रियासत की हम क्यों चर्चा करें? ब्रिटिशों का प्रभाव लगभग 50% भारतीय क्षेत्र पर तो है। तो जमींदारी जो व्यवस्था लागू की जा रही है वो तो भारतीय क्षेत्र पर लागू की जा रही है, देसी रियासतों में थोड़ी लागू की जा रही है। तो देसी रियासतों की भू राजस्व बंदोबस्ती तो अपने हिसाब से चलती रही, उससे हमें क्या लेना देना, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते। जो भी व्यवस्था की चर्चा होती है वो ब्रिटिश भारत की होती है, ना कि देसी रियासतों की भारत की। वहां जो व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। इस बंदोबस्ती को मद्रास प्रशासन से जुड़े कर्नल रीड और थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। इस व्यवस्था में भूराजस्व बंदोबस्ती सीधे किसानों के साथ की गई, जिसका तात्पर्य हुआ कि भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया। बंजर तथा अन्य भूमि का मालिक कौन बनता है? भूमि का मालिकाना हक किसे दिया गया? मालिकाना अधिकार ब्रिटिश कंपनी ने खुद ग्रहण किया। ब्रिटिश कंपनी को मिला जो मालिकाना हक है। वहां पर हमने देखा जमींदारों को हर प्रकार की भूमि का मालिक बना दिया गया था, चाहे बंजर हो, चाहे चारागाह हो, चाहे नदी की भूमि हो, चाहे वन की भूमि हो, चाहे उपजाऊ भूमि हो। लेकिन यहां पर डिवाइड किया गया। जो किसान है उसको कहा गया कि आप उपजाऊ भूमि के मालिक हैं। जो बंजर भूमि है, चारागाह की भूमि है, नदी की भूमि है, वन की भूमि है, सबका अधिकार ब्रिटिश कंपनी ने खुद अपने पास रख लिया। यानी यह ब्रिटिश कंपनी वैसे भूमि का मालिक हो जाती है। यहां थोड़ा सा आपको चेंज मिला। हमने क्या देखा? रैयतों के साथ व्यवस्था की गई, और इसमें हमने क्या देखा? इस व्यवस्था में भूराजस्व का निर्धारण अस्थायी नहीं किया गया। इस व्यवस्था में भूराजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से किया गया। अस्थायी रूप से किया गया, जिसमें 20 वर्षों के अंतराल पर बढ़ोतरी का प्रावधान था। 20 वर्षों के अंतराल पर समीक्षा का प्रावधान।
का प्रावधान था। यानी यह कहा जाएगा कि भाई आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि भू राजस्व में बढ़ोतरी की जाए या नहीं की जाए। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में हम और क्या देखते हैं, इस व्यवस्था में भूमि को बिक्री योग्य बना दिया गया। इस व्यवस्था में भूमि को क्या बना दिया गया, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, योग्य तथा गिरवी रखने योग्य बनाया गया। गिरवी रखने योग्य संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया, संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया। इसका मतलब हुआ परिभाषित किया गया, जिसका तात्पर्य हुआ कि कंपनी क्या करेगी, अब कोई किसान अपनी भूमि को गिरवी रखकर धन प्राप्त कर सकता है, गिरवी रखकर धन प्राप्त कर सकता है। कोई भी किसान अपनी भूमि को गिरवी रख करके धन प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाता है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि अच्छा ही हुआ कि संपत्ति का अधिकार इस प्रकार से कर दिया गया ताकि वहां से पैसा ले सके। अभी भी आप किसानों को देखेंगे, जो ग्रामीण किसान हैं या आप लोग अगर किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि आपको ये दुख दर्द अभी समझने का मौका ना मिला। तो अपने गार्जियन से पूछेंगे, अगर साधारण कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं बच्चे, जनरली हम लोग RWA में देखते हैं बहुत धनवान लोग तो नहीं जुड़ पाते, क्योंकि कम फी होता है तभी आपका सपना भी यहाँ पर साकार हो पाता है। अगर 1.5 लाख रुपये फी रख देंगे तो पता चला कि तो तैयारी ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम भूमि पर अक्सर देखते हैं कि ऋण ले लेते हैं। कभी कभी तो कई लोगों को अगर बहुत अधिक संकट आ जाए तो भूमि को बेचना भी पड़ता है। भूमि को हमने सेल आउट कर दिया, अब तो भूमि की कीमत बहुत अधिक हो गई, हमने सेल आउट कर दिया, उससे हमने संसाधन खरीद लिए। या सेल आउट नहीं किया तो क्या किया, उसका एक भाग हमने गिरवी रख दिया 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, और उससे हमने धन प्राप्त किया। फिर हम अगर पैसा दे देंगे फिर वो भूमि हमारे पास आ जाएगी। तो ये व्यवस्था हम रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू होते हुए देखते हैं पहली बार। फायदा क्या होना था कि ब्रिटिशों ने सोचा कि अगर ऐसा कर देते हैं तो किसानों को पैसा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वो चाहेगा तो अपनी भूमि पर ही, अपनी लैंड पर वह संसाधन प्राप्त कर पाएगा, अपने लैंड पर वह संसाधन ले लेगा, खेती करेगा, फिर चुका देगा। लेकिन इसका परिणाम बड़ा घातक होता है, क्योंकि सेठ साहूकार जो बैठे रहते हैं वो ब्याज की दर इतना अधिक बढ़ा करके ले लेते हैं कि कभी कभी किसान तो अपनी भूमि ले ही नहीं पाता है। अगर कर्जा आपने ले लिया साहूकारों से तो ऐसा ब्लैंक पेपर पर ठप्पा लगवा देगा कि फिर आपको वहां से भूमि लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो कब्जा कर लेते हैं उस भूमि पर उस पैसे के बदले। किसान एक तरह से भूमिहीन होते चले गए इस व्यवस्था के कारण। इस व्यवस्था में भूमि को विक्रय योग्य तथा गिरवी रखने योग्य संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसका तात्पर्य हुआ कि अब कोई भी किसान अपनी भूमि गिरवी रख करके वहां से धन उठा सकता है। ठीक है, धन वहां से क्या कर सकता है, उठा सकता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हुई, उपरोक्त व्यवस्था, उपरोक्त प्रावधानों का किसानों पर नकारात्मक असर पड़ा। प्रावधानों का किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः साहूकार जैसे ऋण प्राप्ति के गैर संस्थागत स्रोतों के शोषण के तले, प्राप्ति के गैर संस्थागत स्रोतों के कारण किसानों की भूमि छीनती चली गई,
कभी मदर इंडिया जैसी फिल्म को देखें तो आपको पता चलेगा। उपरोक्त प्रावधानों का किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः साहूकार जैसे ऋण प्राप्ति के गैर संस्थागत स्रोतों के कारण किसानों की भूमि छीनती चली गई। साहूकार क्या करते? साहूकार जिससे आप पैसा लेते हैं, अभी भी होता है, शहरों में भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या, मैंने शहरों में देखा है कि घर का पेपर बैंक के द्वारा भी किया जाता है। अगर आप हाउस लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का पेपर आपको भैया बैंक में रखना पड़ेगा, और अगर आपने ऋण नहीं दिया तो बैंक आकर के आपके घर पर कब्जा कर लेगा। अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का पेपर आपको बैंक में रखना पड़ेगा, और अगर आपने गाड़ी का किस्त नहीं चुकाया तो गाड़ी खींच करके बैंक चली जाती है। लेकिन ये संस्थागत, ये मनमाने तरीके से नहीं करेगा। गैर संस्थागत स्रोत अगर है तो वह मनमाने तौर पर ब्याज का निर्धारण करेगा, और जो उसके पुनः वसूली की व्यवस्था है वह भी और जालिम जैसा हो जाएगा। लठैत रखा करते थे लाठी चलाने वाले। अगर किसान ने नहीं दिया, समय पर ब्याज का भुगतान नहीं किया, मूलधन का भुगतान नहीं किया, तो मोटी मोटी लाठियों से उसकी पीठ तोड़ दी जाती थी। डर के मारे किसान दे दिया करते थे। क्या करेंगे, चाहे वो अपना किसी भी तरह से देना ही पड़ता था, मजबूरी थी। भूराजस्व की दर बहुत अधिक रखी गई थी। नकदी फसल पर 80% तक भूराजस्व ले लिया जाता था। किसानों के पास कुछ बचता नहीं। यह कहना कि यहाँ पर भूराजस्व व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बना दिया तो किसानों को थोड़ी राहत मिली होगी, यह गलत है। बल्कि इससे अधिक राहत तो जमींदारों के अधीन था। जमींदार कम से कम कुछ खाने पीने को दे दिया करते थे। अगर मान लो कोई मजदूर ही है, भूमि पर अधिकार तो है नहीं, अगर जमींदार साहब के घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो अपने नौकर चाकर को या किसानों को बुलाते हैं, मस्ती से खाते हैं। उसमें ग्रामीण परिवेश में ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसमें फिर अमीर और गरीब का भेद नहीं होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हो सकता है कि आप लोग इतना कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में अधिक शोषण होता होगा, तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र अक्सर इस मामले में, भूख मिटाने के मामले में शहरी क्षेत्र से अधिक उदार तो होता है। तो जमींदारी की अस्थायी बंदोबस्ती में किसान और जमींदारों के बीच में संबंध था। कभी जरूरत पड़ती थी तो जमींदार साहब फटे पुराने कपड़ों के माध्यम से ही सही, लेकिन किसानों की मदद तो कर दिया करते थे। लेकिन रैयतवारी व्यवस्था में तो बस किसान ही किसान है। अब किसान पिसता जा रहा है और उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। सहायता करने वाला साहूकार है, तो वह तो शोषक ही है, वह और शोषण करेगा और शोषण करेगा। इसलिए किसानों की दिक्कतें रैयतवारी बंदोबस्ती में अधिक दिखाई देती है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शुरुआत में यह मांग की जाती रही थी कि सभी क्षेत्रों में आप अस्थायी भूमि बंदोबस्ती का विस्तार करें, जबकि यह पद्धति अधिक अच्छा माना जाता। लेकिन जिस प्रकार के शोषण हो रहे थे उसकी वजह से यह व्यवस्था थोड़ी और भी दयनीय हो जाती है, और भी दयनीय हो जाती है। ठीक है, मेरे दादाजी ने उनके बड़े भाई से कर्ज लिया था तो उन्होंने फसल ही रखवा ली थी। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम फसल रखा था। वहां तो बड़ी मार पिटाई की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, या ठीक है। हमने क्या देखा यहां पर, इस व्यवस्था में एक दोष और था। मालगुजारी की दर, यानी क्या था, कर की दर अधिक थी तथा भूराजस्व अनिवार्य रूप से देना होता था। भूराजस्व का भुगतान अनिवार्य था, चाहे फसल नष्ट ही क्यों ना हो गया, हो गया, आपको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा एनी हाउ। फसल नष्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसान को, क्योंकि उसे तो भुगतान करना ही है। ब्रिटिशों को ऐसे भूराजस्व का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, आपको राजस्व का भुगतान करना ही पड़ेगा। एक तीसरी बारी आती है, जो तीसरा है यहां पर, वह हो जाता है आपका महालबारी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये व्यवस्था तो हम एडवांस लेवल पर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर जितने शांति से पढ़ पा रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स के साथ पढ़ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमें इतना ही पढ़ना है। हर जगह यही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना होता है, एडवांस लेवल पर भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटे उदाहरणों के माध्यम से, बिना किसी जटिलता के बताया गया है एनसीईआरटी में, उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ।
तो यह क्लास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एडवांस लेवल की आप 90% बातें यहीं पर क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स ऐड इसमें हो जाएगा एडवांस पर, वो चिंता की बात नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। तीसरा जो हो जाएगा वह होगा महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। महालबाड़ी व्यवस्था को अगर देखें तो महाल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। महाल मतलब क्या होता है? गांव होता है। गांव या हम क्षेत्र भी कह देते हैं कभी कभी, गांव या क्षेत्र इसको कहते हैं। महाल को हम क्या कहते हैं? गांव या क्षेत्र कहते हैं। यह व्यवस्था कहां लागू की गई? किस क्षेत्र में लागू की गई? किस क्षेत्र में लागू की गई? यहां पर जो लागू की गई वह कई क्षेत्रों में होता है, और यह होता है आपका जैसे गंगा द्वाब हो जाएगा। गंगा द्वाब का मतलब होगा गंगा यमुना के बीच की भूमि के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में कहा जाए, वहां लागू किया गया। पश्चिमोत्तर प्रांत हो जाएगा। पश्चिमोत्तर प्रांतों में यह व्यवस्था लागू की गई, कई जगह लागू किया जाता है। फिर हम देखते हैं मध्य भारत का कुछ भाग हो जाएगा। मध्य भारत का कुछ भाग हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे यह पंजाब हो जाएगा। पंजाब में भी इसे लागू किया गया, जहां पर कि ब्रिटिशों का प्रभाव था, वहां पर भी लागू किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसानों से नहीं किया गया। निर्धारण ना तो किसानों से किया गया और ना ही जमींदारों के साथ। ना ही जमींदारों के साथ किया गया, ना ही किसानों के साथ किया गया, ना ही जमींदारों के साथ। इस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? यह व्यवस्था गांव से की गई, गांव या ग्राम प्रधान से की गई, ग्राम प्रधान के साथ की गई, जहां पर साथ की गई, यह ग्राम प्रधान से व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण ना तो किसानों से किया गया, ना ही जमींदारों के साथ किया गया। यह व्यवस्था गांव या ग्राम प्रधान के साथ की गई। यहां पर क्या देखते हैं? यहां ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व तय किया गया कि वे किसानों से भू राजस्व वसूल कर सरकार को एक मुश्त भुगतान करे। एक मुश्त मतलब एक साथ भुगतान करे। इसने कहा कि भाई ग्राम प्रधान साहब, आपका उत्तरदायित्व है कि आपके गांव के अंदर जितनी भी भूमि है सबसे आप पैसा वसूलिए और आप मुझे एक साथ भुगतान कीजिए। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण ना तो किसानों से किया गया, ना ही जमींदारों के साथ किया गया। यह व्यवस्था गांव या ग्राम प्रधान के साथ की गई। यहां ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व बनाया गया कि वे किसानों से भू राजस्व वसूल कर सरकार को एकमुश्त भुगतान करे। यह ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी है कि यहां पर वह भू राजस्व वसूली करे। इसमें भू राजस्व का निर्धारण जो किया गया वह ग्राम प्रधान के साथ किया गया, गांव के प्रधान के साथ किया गया। ठीक है, हमने क्या देखा? यहां पर मुखिया के साथ किया गया। यह व्यवस्था खास करके एक ग्राम प्रथा जैसे यह देखेंगे कि पंजाब के क्षेत्र में ग्राम प्रथा जैसी नई महालबाड़ी व्यवस्था लागू की गई। पंजाब क्षेत्र में ग्राम प्रथा जैसी प्रथा नामक महालबाड़ी बंदोबस्ती लागू की गई। महालबाड़ी बंदोबस्ती लागू की गई। अब देखिए यहां थोड़ा अच्छा है, लागू की गई।
यह व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था मानी जाएगी। इस व्यवस्था, यह भी लिख सकते हैं, इस व्यवस्था में भी भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से ही किया गया, अस्थायी रूप से किया गया था, अस्थायी रूप से किया गया था। जैसे हम देखते हैं इस व्यवस्था को लागू करने से दो अधिकारी जुड़े हुए थे, एनसीईआरटी से बाहर है। इस व्यवस्था को लागू करने में कर दीजिए हॉल्ट मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड जैसे, लागू करने में हॉल्ट मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड जैसे अधिकारियों की भूमिका रही थी, इस प्रकार से यह व्यवस्था लागू की गई थी। अगर देखा जाए उपरोक्त तीनों व्यवस्था कहां लागू की गई थी? व्यवस्था केवल ब्रिटिशों द्वारा, हमने क्या देखा, उपरोक्त तीनों व्यवस्था केवल ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई थी, ब्रिटिशों द्वारा अपने शासित क्षेत्र में लागू की गई थी, ब्रिटिशों द्वारा अपने शासित क्षेत्र में लागू की गई थी, अपने शासित क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी, ब्रिटिशों द्वारा अपने शासित क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे कुल ब्रिटिश क्षेत्र में, जैसे हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं तो कहां लागू की गई? कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भाग पर, कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भाग पर, कुल भारत के नहीं, कुल ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र। महालवाड़ी को देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था को देखें तो यह जो लागू किया गया था कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भाग पर, और जो अस्थाई बंदोबस्ती है वह कहां लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती जो लागू किया गया वह किया गया कुल ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर, 19% भाग पर विस्तारित किया गया। ध्यान रखिएगा यह संपूर्ण भारत नहीं है। उपरोक्त तीनों व्यवस्था केवल ब्रिटिशों द्वारा अपने शासित क्षेत्र में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भाग पर, महालवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 30% भाग पर, अस्थाई बंदोबस्ती कुल ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा कुल ब्रिटिश क्षेत्र आपको याद रखना है, कुल भारत के क्षेत्र में फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन का प्रभाव संपूर्ण भारत पर नहीं था, मतलब डायरेक्ट प्रशासन संपूर्ण भारत पर नहीं किया जा रहा था, उन्हीं भाग पर किया जा रहा था जहां की उसका अपना प्रशासन है। बाकी देसी रियासतों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती है। यह बात अलग है कि किसी देसी रियासत ने यह व्यवस्था लागू की हो, लेकिन देसी रियासतों के संदर्भ में हम ये सब कथन लागू नहीं करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि उपरोक्त सभी व्यवस्था के कारण, उपरोक्त सभी व्यवस्था में अगर देखें प्रभाव, अगर देखें भूराजस्व व्यवस्था का प्रभाव, भूराजस्व व्यवस्था का प्रभाव अगर देखें यह कैसा होता है, भूराजस्व व्यवस्था के अगर प्रभाव की बात की जाए तो यहां पर हमें देखना होगा कि किसानों के लिए सभी प्रकार की भूराजस्व व्यवस्था, किसानों के लिए सभी प्रकार की
प्रकार की भूराजस्व व्यवस्था दुखदाई ही रही। भूराजस्व बंदोबस्ती दुखदाई ही रही, किसानों को कहीं फायदा नहीं हुआ। बंदोबस्ती क्या रही? दुखदाई ही रही, दुखदाई ही रही। किसानों के लिए सभी प्रकार की भूराजस्व बंदोबस्ती दुखदाई रही। सभी बंदोबस्ती में किसानों का भयानक शोषण हुआ। किसानों का भयानक शोषण होता है, शोषण हुआ। कृषि की व्यवस्था पिछड़ती चली गई, कृषि पिछड़ती चली गई, पिछड़ती चली गई क्योंकि कृषि में निवेश हो ही नहीं पाया, कृषि में निवेश नहीं किया गया। किसान क्या होते हैं? किसान ऋणग्रस्त होते चले गए, किसान ऋणग्रस्त होते चले गए, जिसने ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न की, ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न की। जिसने क्या कर लिया? ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न की। क्या कर लिया इसने? ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। किसानों के लिए सभी प्रकार की भूराजस्व व्यवस्था दुखदाई ही रही। सभी बंदोबस्ती में किसानों का भयानक शोषण हुआ। कृषि पिछड़ती चली गई क्योंकि कृषि में निवेश किया ही नहीं गया। किसान ऋणग्रस्त होते चले गए, जिसने अंततः ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न की। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मतलब है गांव में सब लोग गरीब ही दिखाई देंगे। 2-4% गांव के लोग हैं जो अमीर हैं। अमीर का मतलब वह भी गरीब तरह ही रहता है। गांव का जो अमीर है ना, वो भी बड़ा कमाल का है। वो अपने पैसे का प्रदर्शन नहीं करता, वो भूखे नंगे रह जाएगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा। ब्याज पर लगाता है किसानों को। ब्याज गांव में किसान कौन लेगा? ब्याज कौन लेता है? गांव में कौन ब्याज लेता है? किसान लेता है। वहाँ कारीगर तो है नहीं, गांव में कोई कारीगर तो नहीं होते। अक्सर क्या करते हैं, वो गांव वाले किसान ही जा करके बड़े किसान परिवार से ब्याज पर धन ले लेते हैं, जो साहूकार हो जाएंगे। साहूकारों से धन ले लेते हैं और फिर वो कर्ज जाल में फंसते चले जाते हैं। 2-4% लोग होंगे जिनके पास भूमि अधिक होगी। उन्होंने, हो सकता है कि उसके घर में कुछ बाहरी नौकरी करने वाले लोग रहे हो। जब कृषि के साथ अतिरिक्त आमदनी जुड़ जाती है, वह परिवार थोड़ा समृद्ध हो जाता है। जैसे आप अपने आसपास के परिवार को देखें, एक परिवार पूरी तरह से कृषक है, उसकी कृषि से ही आजीविका चलती है। और एक परिवार ऐसा है जिसका 2 बच्चा बाहर कमा रहा है, चाहे वो सरकारी कमाए या गैर सरकारी कमाए। सरकारी में आप देखते हैं कि अक्सर कृषक परिवार से बच्चे निकल करके आर्मी में चले जाते हैं, एयरफोर्स में जो जैसा होता है सेट हो जाता है। कोई टीचर बन गया, कोई अन्य ऑफिसर बन गया, और आप लोग अगर ऑफिसर बन जाएंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो वैसा परिवार फिर अधिक संभल जाएगा क्योंकि उसके पास कृषि के लिए पूंजी की कमी नहीं रहती। लेकिन अगर केवल कृषक परिवार है गांव में, वह अनिवार्यतः ऋणग्रस्त ही रहता है। 95% परिवार, एक आकलन जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता था और रिपोर्ट में कहा गया कि 95% परिवार, अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो 95% परिवार को कर्ज ही लेना पड़ता है बड़ी बीमारी में। बड़ी बीमारी का मतलब है कि जो आपको शहर में जाकर के दिखाने की आवश्यकता हो या हॉस्पिटलाइज्ड होने की आवश्यकता हो। 95% कृषक परिवार कर्ज लेकर के ही इलाज करा पाता है क्योंकि उसके पास बचत है ही नहीं। यह है ग्रामीण ऋणग्रस्तता का आलम। यानी पूरा गांव का गांव ही गरीब है, कोई अमीर नहीं है वहां पर। जिसके पास अमीरी है वो उसको भी नहीं खर्च करता है, वो भी ब्याज पर पैसा लगाता है। तो किसान ऋणग्रस्त होते चले गए, जिसने ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति यहां पर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, हाँ, कंजूस आपने देख लिया ना। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से हमने क्या देखा
कि जो भूमि की को खरीद बिक्री का योग्य बनाकर भूमि को खरीद बिक्री योग्य बनाकर, खरीद बिक्री के योग्य बनाकर ग्रामीण समाज का ढांचा ही भंग कर दिया गया। ग्रामीण समाज का मूलभूत ढांचा ही भंग कर दिया गया, मूलभूत ढांचा ही भंग कर दिया गया, ढांचा ही बदल दिया गया। अब जो पड़ोसी आपको कुछ सहायता कर देते थे, अब उसकी नजर आपकी जमीन पर है। गांव में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन सबसे बुरे माने जाएंगे जिसमें कि लोग पैसा खर्च करता है। क्योंकि मैं आपको सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भी शिक्षा दे रहा हूं, मैं इस सब चीज को झेल चुका हूं, देखता रहता हूं, मुझे अनुभव हो गया है। तो थोड़ा सा मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपको बताता हूं कि 2 फंक्शन ऐसा होता है जिसमें बेफजूल लोग पैसा खर्च करते हैं और अनिवार्यतः करते हैं। एक विवाह उत्सव में बड़े पैमाने पर लोग खर्च करते हैं, और दूसरा है श्राद्ध। श्राद्ध को भी अब उत्सव के तौर पर ही, किसी के मरने के बाद जो हम श्राद्ध भोज करते हैं, मृतक भोज करते हैं, वह भी एक उत्सव के तौर पर होता है। 10वें दिन के बाद अगर कोई बुजुर्ग घर में किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाए तो 10वें दिन तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति था या नहीं था, लगता था भले गया, और उसके बदले हम बड़े पैमाने पर लोगों को श्राद्ध भोजन भी कराते हैं। यह पैसा उनके लिए तो ठीक है ऐसा करना, जिनके पास बहुत पैसा है, कि चलो इससे सामाजिक सरोकार बढ़ता है, हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, विवाह भी हम प्रदर्शन युक्त करते हैं, तो चलिए बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो गरीब है वह तो मारा जाता है इस चक्कर में, इस दिखावे के चक्कर में। और भूमि को हमने खरीद बिक्री योग्य बना दिया है। अगर आपको विवाह के समय या श्राद्ध के समय भूमि बेचने की जरूरत हुई तो बगल वाला पड़ोसी ही सबसे पहले खड़ा होगा, अरे मेरे पास की जमीन है, इसको दूसरा कोई नहीं ले सकता। वही पड़ोसी जो आपको 1 लाख रुपए की मदद कर सकता था अगर भूमि क्रय विक्रय योग्य नहीं होगा, वही पड़ोसी जिसके साथ आप बैठते हैं, आपके ही चाचा ताऊ दादा दादी, आपकी ही भूमि को खरीदने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। इसका मतलब उसके पास पैसा है, तो पैसा है तो इसको दया करके देनी चाहिए आपको, या मुझे देनी चाहिए। लेकिन अब क्या कर रहा है, यह सामाजिक संबंध ही बदल गया इस प्रकार भूमि के क्रय विक्रय की अवधारणा के साथ। ग्रामीण क्षेत्र का जो सामाजिक ताना बाना है वह पूरी तरह से बिखरता चला गया, और वहां पर भी व्यवसाय एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बनाकर ग्रामीण समाज का मूलभूत ढांचा ही बदल दिया गया, मूलभूत ढांचा ही बदल दिया गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं, यही कारण है बदल दिया गया। इस व्यवस्था ने भूमिहीनता की स्थिति भी उत्पन्न की, हीनता की स्थिति उत्पन्न की, जिसने अंततः क्या किया, अंततः शहरी क्षेत्र में शहरी मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया, शहरी मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। ब्रिटिशों की इस विनाशकारी विरासत को वर्तमान काल में भी देखा जा सकता है, विरासत को वर्तमान काल में भी महसूस किया जा सकता है, काल में भी महसूस किया जा सकता है ना। आप लोग भी, बहुत छोटा उम्र है आपका, लेकिन आप लोग भी इस बुरी विरासत को जरूर महसूस करते होंगे कि ग्रामीण समाज भी भ्रष्ट हो गया भाई। वहां पर भी पैसा रहने के बावजूद भी ब्याज पर देने के लिए लोग तैयार है, जबकि गांव को तो हम मानते हैं वहां भाईचारा बहुत अधिक होता है। क्यों भाईचारा, क्या है, किस प्रकार का भाईचारा है? ठीक है, चलिए मंदाकिनी आपने सही कहा। जॉब लगने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वह हर जॉब, चाहे जो भी बच्चा पुलिस की ही तैयारी क्यों ना कर रहा हो,
कांस्टेबल की तैयारी क्यों न कर रहा हो, एसएससी जीडी की तैयारी क्यों न कर रहा हो, या आईएएस की तैयारी क्यों न कर रहा हो, भैया जॉब सभी कठिन है, क्योंकि निचले स्तर पर कंपटीशन और अधिक होता है, ऊपर के स्तर पर कंपटीशन नहीं है। अगर सिविल सेवा में देखा जाए तो कंपटीशन है ही नहीं। मुश्किल से 15 से 20 हजार बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है ऑल इंडिया लेवल। बाकी बच्चे तो ऐसे चले जा रहे हैं, 2-3 साल करेंगे, फिर वो हार मान करके खेती करने लग जाएंगे या दूसरे जॉब में चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सफल हो तो आपको बहुत अच्छे से, मेहनत से, बहुत ही गंभीरता से अपने समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आज पंडित जी का यह प्रवचन होता है समाप्त। आज पंडित जी का प्रवचन इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने के साथ ही समाप्त होता है। यह चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है और प्रवचन अब कल शुरू होगा। कल भी आपकी क्लास इतनी ही चलनी है। और अगर मैं यहां पर आपको चैप्टर बताऊं कि किस चैप्टर को आज हमने खत्म किया है, तो चैप्टर हमारा ये वाला हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। ये हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्र का होगा। इसको आप पढ़ करके रखिएगा। एक बार आप खुद से पढ़ करके रखेंगे तो बातों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नहीं तो मैं कितना भी आपको बता दूं, इतने फीलिंग्स के साथ बताता हूं, आपको गांव का उदाहरण देता हूं, समाज का उदाहरण देता हूं, आपका उदाहरण देता हूं, आपके आसपास का उदाहरण देता हूं, लेकिन बातें फिर भी बनेंगी नहीं। ठीक है, एक बार मैं चैट देख लूं, फिर क्लास को एंड करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, त्रिशा राय, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये कंटेंट है, नहीं तो पंडित जी का प्रवचन आपको सुनाई देगा। इसलिए दोनों बातें मैंने मजाक के तौर पर दी। चलिए, बाय एंड टेक केयर। कल मिलता हूं मैं फिर सुबह शाम के 4 बजे। 2 घंटे की क्लास बहुत जरूरी थी, और नहीं लेते तो यह क्लास और भी लेंदी होता चला जाता। 2 घंटे बहुत बोरिंग तो नहीं लगता है, 2 घंटे से पहले ही छोड़ देते, तो एक चैप्टर खत्म होता है, छोड़ देते, तो फिर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समय अगर आपने यहाँ पर त्याग किया है, चूंकि आप इससे पहले पढ़ते ही थे, जब एनसीईआरटी सार बैच की सभी क्लासेस चलती थी तब भी आप करते थे, वह समय मैं ले रहा हूँ आपका, तो अन्याय तो आपके ऊपर है नहीं, तो इसलिए आप खूब मौज से पढ़िए। बाय एंड टेक केयर।